The British Parliament had passed the Indian Council Act 1892. The Act brought the principle of representation to the Indian Legislative Council. The 1892 Act increased the number of additional members, both in central and provincial legislative councils. The Act allowed additional members to discuss the financial bills in the Legislative Council. Indirect election, via the principle of representation, was introduced by the Act of 1892. However, the Indian National Congress found the provisions of the 1892 Act short of its expectations. हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में आप सबका स्वागत है। हम विजुलाइज करने जा रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को। लेसन विजुलाइज करने से आपको ये टॉपिक ज़्यादा समय याद रहेगा। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसी क्या सिचुएशंस थी जिस वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को पास किया गया। भारत में नेशनलिज्म ग्रो होने लगा था। इंडियंस अब अपने राइट्स के बारे में जानने लगे थे। फिर साल 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, जिससे इंडियन नेशनलिस्ट्स को अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म मिला। पहली कांग्रेस मीट बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। इसे याद रखने के लिए आप गोकुलधाम सोसाइटी विजुलाइज कर सकते हैं। कांग्रेस ने अपनी डिमांड्स उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन के सामने रखी। लॉर्ड डफरिन का नाम याद रखने के लिए आप एक डफली को विजुलाइज कर सकते हैं। कांग्रेस की डिमांड थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म्स की। कांग्रेस की डिमांड थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स इलेक्टेड हो, ना कि वाइसरॉय द्वारा नॉमिनेटेड। कांग्रेस ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में फाइनेंशियल मैटर्स पर डिस्कशन करने की डिमांड करी। कांग्रेस ने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम इंडिया में भी कंडक्ट करने की डिमांड करी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मिलिट्री स्पेंडिंग को कम करने की भी डिमांड रखी। लॉर्ड डफरिन ने इन डिमांड्स के लिए एक कमेटी बनाई और उसकी रिपोर्ट्स ब्रिटेन भेज दी। आइए अब जानते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट के प्रोविजंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या चेंजेस आए। तो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव काउंसलर्स को हटा के एडिशनल मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिन्हें वाइसरॉय नॉमिनेट करते थे। इनकी स्ट्रेंथ 6 से 12 मेंबर्स की रहती थी। अब 1892 एक्ट से एडिशनल मेंबर्स की स्ट्रेंथ बढ़ा के 10 से 16 मेंबर्स कर दी गई। इन 16 मेंबर्स में से 6 ऑफिशियल मेंबर्स कर दिए थे और 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कर दिए थे। इन 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में से 5 मेंबर्स वाइसरॉय द्वारा नॉमिनेटेड होते थे। 4 मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली से नॉमिनेट होते थे। ये प्रोविंसेस थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और NWFP। एक मेंबर कैलकाटा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से नॉमिनेट किया जाता था। आइए अब बात करते हैं कि 1892 एक्ट से सेंट्रल लेजिस्लेटिव की वर्किंग में क्या चेंजेस किए गए। 1861 के एक्ट से लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स फाइनेंशियल मैटर्स पर बात नहीं कर सकते थे, पर अब 1892 के एक्ट से एडिशनल मेंबर्स को बजट और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर क्वेश्चन पूछने के राइट्स दे दिए गए। लेकिन फाइनेंशियल बिल्स पर वोटिंग अभी भी मेंबर्स को अलाउ नहीं की गई थी। 1861 के एक्ट में एडिशनल मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, पर अब 1892 एक्ट से एडिशनल मेंबर्स पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पूछ सकते थे। ये क्वेश्चंस पूछने से पहले उन्हें 6 दिन का नोटिस देना होता था, पर इन क्वेश्चंस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने के राइट्स एडिशनल मेंबर्स को नहीं दिए गए थे। अब बात करते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या चेंजेस आए थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया था और प्रोविंसेस में भी एडिशनल मेंबर्स को रखा गया था। 1892 के एक्ट से सेंटर की ही तरह
प्रोविंसेस में भी एडिशनल मेंबर्स बढ़ा दिए गए थे। जैसा हमने पहले देखा था कि कांग्रेस ने डिमांड रखी थी लेजिस्लेटिव मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट करने की, और उस समय के वाइसरॉय डफरिन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट भेजी थी इन डिमांड्स की। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए मना कर दिया था, पर उन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शंस अलाउ कर दिए थे। तो 1892 में प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस हुआ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ज़मींदारों को ऑथराइज किया प्रोविंशियल काउंसिल में मेंबर्स को रिकमेंड करने का। 1892 एक्ट से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर बढ़ा दी गई थी। अब प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर नए लॉज प्रपोज कर सकते थे और पुराने लॉज को रिपील कर सकते थे, पर उन्हें गवर्नर जनरल का असेंट रिक्वायर्ड था। आइए अब 1892 एक्ट को एनालाइज करते हैं। 1892 का एक्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ पहला कदम था, पर इसमें कॉमन इंडियंस का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, तो इसमें इंडियंस को कोई खास फायदा नहीं हुआ। इस बिल में इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुछ डिमांड्स को एक्सेप्ट किया गया था, जिससे कांग्रेस की इंपॉर्टेंस अफर्म हुई, पर ब्रिटिशर्स ने बहुत ही कम डिमांड्स मानी। इसलिए इस एक्ट के बाद बहुत सारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया में शुरू हुए। बहुत सारे इंडियन लीडर्स जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की मॉडरेट पॉलिसी को रिस्पॉन्सिबल बताया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ और एग्रेसिव पॉलिसी अपनाने को कहा। इसी के साथ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का लेसन खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको विजुअल तरीके से पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगर आपको ऐसे पढ़ने में मज़ा आया हो या आपको कोई सजेशन देना हो तो हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे।